जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 1 के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण 4 को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी साथी को यह सवाल समझ में नहीं आता है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आप यह सवाल आसान तरीके से समझ सकें। तो आइए बिना देर करते हुए हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो सवाल कहता है कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, किंतु हमें इसके विपरीत मान के चलना है। हम क्या मानेंगे? तो हमने कल्पना की कि करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय के उल्टा विपरीत हमने कैसी कल्पना की कि करणी 2 एक परिमेय संख्या है। अब करणी 2 परिमेय संख्या है, तब इसको लिखने के लिए हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि a बटे b बराबर होगा करणी 2 के। किंतु यहाँ पर याद रखना, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। b बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? यदि b का मान 0 होता है और 0 से भाग जब हम a में लगाएंगे तो यह पूरा पार्ट हमारा अनंत हो जाएगा, और अनंत कोई संख्या नहीं होती है, तो इसलिए b का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या कल्पना की थी कि करणी 2 एक परिमेय संख्या है, किंतु यहाँ पर हमें a बटे b के बराबर करणी 2 मिल रहा है, और हमें मालूम है कि जिन संख्याओं के ऊपर करणी रहती है वे सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। किंतु हमने परिमेय बोला है, तो परिमेय को सिद्ध करने के लिए, अपनी कल्पना को सेटिस्फाई करने के लिए हमें यह करणी को हटाना होगा। तब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें a वर्ग आएगा और बटे में हमारा b वर्ग आएगा। इसके बाद आपको पता है कि करणी 2 का वर्ग क्या होता है? सर 2 होता है। जिसको इस सवाल को समझने में जरा सी भी परेशानी जाती है, वो इसके पहले वाला वीडियो करणी 5 वाला जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने वर्ग किया तो हमें क्या मिला? a वर्ग बटे b वर्ग बराबर 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है? तिर्यक गुणा। कैसे करते हैं? तो आइए हम देखते हैं। तो b वर्ग का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2b वर्ग बराबर क्या आएगा? 1 का गुणा a वर्ग में करेंगे तो a वर्ग आ जाएगा। अब क्या आएगा सर? तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से आपको b वर्ग का मान निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा? a वर्ग बटे 2, और इस तरीके से हमें b वर्ग का मान प्राप्त हुआ, और इसे हमें नाम देना है समीकरण 1। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है सर? यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि a वर्ग 2 से विभाजित है। a वर्ग 2 से विभाजित है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ a वर्ग 2 से विभाजित है। इसलिए a भी कैसे विभाजित होगा? 2 से विभाजित
होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, यह सब नियम कानून मैं आपको इसके पार्ट पहले मैं बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। सर इतना करने के बाद क्या करना है, अब हम एक पूर्णांक c इस प्रकार लेते हैं कि a बराबर, अब कितना लेंगे सर, करनी के अंदर 2 है, तो अब हम कैसा लेंगे, यहां पर हम लेंगे a बराबर 2c, और वहां पर क्या लिया था हमने, a बराबर 5c, क्योंकि वहां करनी में संख्या हमारी 5 थी, यहां पर करनी में हमारी संख्या 2 है, तो हमने a बराबर क्या मान लिया, 2c। अब क्या करना है सर, यह जो मान हमें a का मिला है इसे हम समीकरण 1 में रखने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाले हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल सर हम a का मान समीकरण 1 में रखने वाले हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, b वर्ग बराबर a की जगह पर क्या रखेंगे, 2c का वर्ग बटे 2। इसको हल कर लेंगे तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि b वर्ग बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और c का वर्ग हमारा c, और बटे का 2 ज्यों का त्यों। फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखें b वर्ग बराबर 2 से हमारा 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना मिल गया, 2c वर्ग। अब क्या करना है सर, तो यहाँ पर हमें c वर्ग का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमारा b वर्ग आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 b वर्ग के नीचे आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जिस किसी को भी यह बातें समझ में नहीं आ रही हैं उनको इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि b वर्ग हमारा 2 से विभाजित है, तो इसलिए b भी हमारा कैसे डिवाइड होगा आपको पता है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि यहाँ b वर्ग 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तब b भी 2 से विभाजित होगा। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। सर अब क्या करना है, तो याद रखना, अब मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला है। याद रखना, हमने क्या माना था कि ए और बी हमारी कौन सी संख्याएं थी सर, सह अभाज्य संख्याएं थी। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको सब कुछ बता चुका हूं, किंतु एक बार पुनः बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। याद रखना, ए और बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। क्या होता है सर, एक होता है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं का HCF भी क्या होता है सर, एक होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप देखिए इस 2 में भी हमारा 1 से भाग जाएगा और इस 3 में भी हमारा 1 से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 का एक गुणनखंड 1 है और 3 का एक गुणनखंड 1 है, और जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ होने के कारण 2 और 3 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 2, और 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 3 में एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों जगह है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही उभयनिष्ठ होता है और एक ही हमारा HCF होता है। किंतु याद रखना, यदि 2 और 3 का हमें कोई ऐसा गुणनखंड प्राप्त हो जो 2 में भी हो और 3 में भी हो, तब
हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे हम बोले कि 2 और 3 का HCF क्या प्राप्त हो गया सर 2 प्राप्त हो गया, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 मिलता है और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या मिलता है 1 मिलता है। हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है कि सह अभाज्य संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई और संख्या मिले और उसका HCF भी कोई और संख्या प्राप्त हो। तो अब यहाँ पर आपको यही चीज ध्यान पूर्वक समझना है। यहाँ पर देखें ए भी कैसे डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए में भाग 2 का जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए बी भी हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। बी भी कैसे विभाजित हो रहा है 2 से, यहाँ भी देख सकते हैं कि बी वर्ग में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ए वर्ग में भी 2 का भाग जा रहा है। अर्थात ए और बी दोनों एक ही संख्या से कट रही हैं और वो संख्या क्या है 2 है। तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समीकरण, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड क्या मिल रहा है सर 2 प्राप्त हो रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब जब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 मिल रहा है तो इसलिए ए और बी का HCF क्या होगा 2 होगा। क्या 2 हो सकता है? तो 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? किंतु परंतु मेरे भाई मेरे दोस्त, किंतु ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड केवल 1 होगा और HCF भी केवल 1 होगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सहभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 होता है और HCF भी केवल 1 होता है। और हमने शुरू में ही कहा था कि ए और बी 2 हमारी सहभाज्य संख्याएं, फिर भी हमें इनका HCF 2 मिला और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 2 मिला। तो यहाँ पर हमें विरोधाभासी तत्व उत्पन्न हो रहा है, अर्थात विरोध उत्पन्न हो रहा है। तब हमें यहाँ पर कहना पड़ेगा यहाँ हमें विरोधाभासी तत्व मिल रहा है। तो इसलिए हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वही चीज लिखने वाले हैं, तब हमारी कल्पना गलत है। तो यहाँ पर फिर से हमारी कल्पना जी क्या हो गई? गलत। तब हमारी कल्पना गलत है, इसलिए करनी 2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो बड़े ही आराम से और व्यवस्थित तरीके से हमने जाना कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। यदि हमारी कल्पना सही हो जाती तो हमारी संख्या भी परिमेय हो जाती, लेकिन हमने देखा जाना कि हमारी कल्पना गलत होने के कारण हमें अंत में कहना पड़ा कि करनी 2 हमारी एक
अपरिमेय संख्या है। तो देखिए साथियों, हमने इस तरीके से उदाहरण नंबर 4 को हल किया है। आप इसे आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।